फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में भारतीय संविधान व वाणिज्यिक व्यवस्था के 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस है, जो किसी भी एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, केवीएस, टीजीटी, यूपी लेखपाल आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन के अनुसार उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपनी तैयारी का लेवल इंप्रूव करते चले जाना है। अगर आपके सही आंसर्स का स्कोर 25+ है तो आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पेज में सरल व कठिन दोनों तरह के प्रश्नों को लिया गया है। जो प्रश्न आपको नए लगे उनको नोट डाउन करेंगे तथा स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड करने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर अपनी एक सीट अवश्य निश्चित कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और शरीर रक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 84वां, ऑप्शन बी है 85वां, ऑप्शन सी है 86 और ऑप्शन डी है 92। तो आपका भारतीय संविधान के 86वें संशोधन वर्ष 2002 में अनिवार्य शिक्षा का पैटर्न जोड़ा गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की अनिवार्य शिक्षा और बाद में कुछ दिन बाद इसको 6 से 8 तक भी बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या ए और बी दोनों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस तरह से आपका 23 भी सही हो जाएगा और 24 भी, लेकिन ऑप्शन डी आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि 23-24 दोनों में ये अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मानव व्यापार को अवैध घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है 23 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी है 54। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय संविधान के 24वें अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को या 14 वर्ष से जो भी कम है उनमें किसी कारखाने या इसमें जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो ये है कि मानव व्यापार को अवैध कब घोषित किया गया था? तो आपको 23 और 24 दोनों में चीज़ें बताई गई, पहले ही आपको पढ़ाया गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह भी आ जाता है। तो इस तरह से आपका जब मानव तस्करी बहुत की जाती थी, विदेशों में भेजे जाते थे, कुछ लोगों को खरीदा जाता था, और इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर आपका 23 सही हो जाएगा। मानव व्यापार को निषेध करने वाला जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है राज्य का विशेष धर्म होना, राज्य द्वारा सभी धर्म को मानना, राज्य का कोई धर्म ना होना या उपयुक्त सभी। देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो है हमारा संविधान कहता है कि इससे सीधा अभिप्राय है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म ही नहीं होगा और राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बिना धर्म का जो राज्य होता है वही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है जन कल्याण को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है बाध्यकारी कानून बनाना, ऑप्शन सी है केंद्रीय संस्थाओं को उच्चीकृत करना और ऑप्शन डी है सीमाओं की सुरक्षा संबंधी प्रावधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए इनको पहले ही बताया गया है आपको, आपने पढ़ा होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये हमारे भाग 4 में इनका वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके अंदर मूल कर्तव्य वगैरह आते हैं। तो भाग 4 में इसका वर्णन
है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो ये है कि जन कल्याण को प्रोत्साहन भी देना है और बाध्यकारी कानून नहीं होगा, केंद्रीय संस्थानों को उच्चीकृत ये भी नहीं होगा, सीमाओं से इसका कोई मतलब नहीं। तो आपका जन कल्याण को प्रोत्साहन वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए है बाघ, शेर, चीता और सिंह। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरल लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब ऑप्शन में आप फंसते हैं तो वहाँ पे आपका आंसर, बहुत आसान वाले आंसर भी गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है कौशाम्बी के अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी है सांची के स्तूप से, ऑप्शन सी है सारनाथ के अशोक स्तंभ से, या इलाहाबाद स्तंभ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, जो भारत का राज चिन्ह यानी अशोक की लाट जिसको बोलते हैं एम्बलम ऑफ इंडिया, यानी एम्बलम, इसको इंग्लिश में एम्बलम कहते हैं। तो जो आपका एम्बलम है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है आपसे अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? तो अशोक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8वें का आपका ऑप्शन नंबर सी सारनाथ का अशोक स्तंभ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिकता को दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए या क्या उपाय हैं? इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता सद्भाव विकसित करके, शिक्षा द्वारा नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, या उपयुक्त में से सभी। तो ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है भी। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए देखिए, सांप्रदायिकता जो है बहुत ही नुकसानदायक है लोकतंत्र के लिए। आप देखते होंगे चुनाव में जातिगत प्रचार होते हैं और रियल लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से सांप्रदायिकता बहुत ही समाज के लिए हानिकारक चीज़ है। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि आप शिक्षा द्वारा नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भी करेंगे, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देंगे और सांप्रदायिक सद्भाव विकसित करके ही सांप्रदायिकता को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, इसमें ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। तो आपका ये नया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 भाग यानी 4 प्रदेशों को इसके अंतर्गत लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है इसके तहत इनको विशेष राज्य का दर्जा, जैसे कि आपका पूर्वी राज्य जो भी हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के विशेष प्रशासन का भी वर्णन किया गया है। जैसे 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो पिछड़े वर्ग की परिभाषा पर भारतीय संविधान पूर्णतः मौन है। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई क्लियरेंस नहीं हो पाया। फिर भी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में पिछड़ेपन की विशेषताएं वर्णित की गई हैं। जैसे अनुच्छेद 15 का जो चौथा भाग है, अनुच्छेद 15वें में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की चर्चा करता है। अनुच्छेद 16 में भी पिछड़े वर्ग तथा नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की चर्चा करता है, लेकिन पूरा स्पष्ट वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने बाल शोषण से, मानव शोषण से, महिला शोषण से, या अल्पसंख्यकों के शोषण से। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें मानव तस्करी को जो बैन करता है वो था अनुच्छेद 23। तो बस वही है, मानव शोषण से। इसमें ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मानव शोषण के विरुद्ध ये संविधान का अनुच्छेद 23 है। अच्छा, संविधान में 23 का जस्ट अगर अपोजिट 23 का जस्ट डबल करेंगे तो अनुच्छेद 46 होता है। आपको याद करने में सहायता होगी, इसलिए ऐसे ट्रिक बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 46 व्यक्तियों के कमजोर वर्ग की बात करता है, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शामिल है।
फिर कभी कभी पूछता है अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निवारण करता है या अनुसूचित जाति के अन्य जातियों के समान कानूनी अधिकार देता है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर होंगे। आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जो चीज़ें नोट डाउन करने लायक उनको नोट भी करेंगे, क्योंकि अभी आप वीडियो देखेंगे फिर आपको ये भूल जाएगा। तो इस तरह से 23वां संविधान अनुच्छेद क्या कहता है, मानव शोषण यानी मानव तस्करी से को इसको बैन करता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में लोकतांत्रिक शासन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां बताइए। ऑप्शन ए है जातिवाद, ऑप्शन बी है क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी है आतंकवाद या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार ही की गई थी, परंतु इसे प्राप्त करना इतना सहज नहीं था। अब इसमें यह कह रहा कि कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद या उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे इलेक्शंस होते हैं तो आप देखते हैं ना कि कभी कभी योग्य उम्मीदवार को न चुनकर कुछ लोग अपनी जाति विशेष का मानकर उसको चुन लेते हैं। तो इस तरह से क्षेत्रवाद की भी राजनीति होती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है आयात निर्यात जारी रहे, या सिर्फ आयात किया जाए, या सिर्फ निर्यात किया जाए, या फिर आयात निर्यात दोनों जारी नहीं रहे। तो एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था भी होती है। तो जिसमें जो है आयात निर्यात अनवरत रूप से जारी रहे यानी कंटिन्यूली बनी रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, खुली अर्थव्यवस्था। अच्छा, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में विदेश से किसी भी प्रकार का लेन देन ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो बाजार पर मूल्य निवेश देशी उत्पाद, मूल्य तल में हुए परिवर्तन के समायोजन से, या देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को। चलिए, अब ऑप्शन इसमें डी नहीं है, उसको मान लीजिए उपयुक्त सभी, इसी में 3 में सही है। तो बाजार मूल्य पर निवेश देशी उत्पाद ये तो नहीं होगा, मूल्य तल में परिवर्तन के समायोजन से ये भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें समझना है कि देश में या विदेश में रहकर जब कोई व्यक्ति हमारे देश का वहाँ पे पैसे बनाता है या व्यापार करता है या बिजनेस करता है या पैसे कमाता है, तो उससे हमारे देश की स्थिति मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक योजना विकास के बताइए। अब इसमें जो है सामुदायिक योजना विकास के मुख्य उद्देश्यों को आपको बताना है। ऑप्शन ये है, आत्मनिर्भर व आत्मसहायक समाज को निर्मित करना, नौकरियों कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक तरीकों से वृद्धि करना, सहकारिता के सिद्धांत को बढ़ावा देना, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य जो है वो यही है कि भाई नौकरियों में वृद्धि की जाए, कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग से वृद्धि, कुटीर एवं सहायक उद्योग की भी स्थापना करेगा, जो सामुदायिक विकास योजना के तहत इनका विकास किया जाता है। आत्मनिर्भरता, आत्म सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा, सहकारिता के सिद्धांत को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 15 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किस खेती में विदेशी पूंजी लगाई जाती थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स यहाँ पे नील की खेती, चाय की खेती और कॉफ़ी, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश के थे तो वहाँ पे ये चाय कॉफ़ी बहुत पी जाती थी। इंडिया में तो पहले शायद ये इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत भी की गई थी। तो ये तीनों चीज़ों में जो है पैसा इन्वेस्ट करते थे, नील, कॉफ़ी और चाय में। अच्छा, नील इंडिगो, इसके लिए आपको पता ही होगा, बंगाल में आंदोलन भी चला था, पश्चिम बंगाल में। तो इंडिगो की खेती, चाय की खेती और कॉफ़ी की खेती में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा भारत में गरीबी के क्या कारण हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में गरीबी के क्या कारण है, तो ऑप्शन ए है अशिक्षा एवं उद्योगों का विकास, अशिक्षा एवं आधुनिकता, अशिक्षा एवं उद्योगों का संतुलित विकास, और शिक्षा एवं अकर्मण्यता। ठीक है,
तो अब आपके चारों ऑप्शन जो है इनमें पढ़ना। गरीबी के कारण आपसे पूछ रहा है, तो कह रहा है अशिक्षा एवं उद्योगों का विकास। देखिए अशिक्षा तो सही है, लेकिन इसमें इसका युग्म सही नहीं है, उद्योगों का विकास, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अशिक्षा एवं आधुनिकता, आधुनिकता से गरीबी नहीं आती, अशिक्षा तो सही है लेकिन ये इसमें गलत हो जाएगा। अशिक्षा एवं उद्योगों का संतुलित विकास, इसको आप असंतुलित कर लेंगे, असंतुलित विकास, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में गरीबी के कारण पूछ रहा, तो अशिक्षा एवं उद्योगों का असंतुलित विकास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में गरीबी को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन एक ए है वर्ष 1991, वर्ष 1962, वर्ष 2010 और वर्ष 1973। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में गरीबी को परिभाषित करने के लिए सुरेश तेंदुलकर एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। अभी उसमें आप टिक करिएगा, जिनको आंसर सही लग रहा हो ऑप्शन उसमें टिक कर देंगे, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति के नए फार्मूले में कास्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता की पहचान माना गया, यानी रहने के तरीके को, ठीक है। तो इसमें जो है पहले तो इनके कारणों को पता किया गया कि गरीबी के कारण क्या है। तो जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, अशिक्षा, उद्योगों का असंतुलित विकास, इनकी वजह से जो है भारत में गरीबी फैली। अब कह रहे हैं कि किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा इसको परिभाषित किया गया या परिभाषित करने का अवसर प्राप्त हुआ? तो सन 1962, जो 62 का वर्ष था, उसमें गरीबी को परिभाषित किया गया। फिर सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था करी गरीबी हटाने के लिए। तो कहते हैं ना कि गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब ही हटा दिए गए धीरे धीरे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या 3 प्रकार? तो भारत में मुख्यतया 2 प्रकार की गरीबी है, एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरी आपकी है अनैच्छिक बेरोजगारी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन है 3 अप्रैल 2004, ऑप्शन है 2 फरवरी 2006 और ऑप्शन है 14 सितंबर 1982। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को शुरुआत की गई थी इसकी। अच्छा, पूछता है आपसे कि कहाँ से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में वंदनापल्ली गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में वंदनापल्ली गांव से इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कौशल एजेंसी का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है सितंबर 2018, जून 2011, जून 2013 या अगस्त 2012। युवाओं में कौशल विकास के लिए एक नई राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA इसको कहा गया का गठन सरकार ने जून 2013 में किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। जून 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA का गठन भारत सरकार द्वारा जून 2013 में किया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, भूभाग भी पूछ लेता कभी कभी भाई, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? चलिए उसका आंसर आप, ठीक है, उसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या है। तो आपकी जो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत का प्रतिशत जो है वो 17.5% सही हो जाएगा। 17.50% यहाँ पर जनसंख्या है। भूभाग का परसेंटेज आपका
2.5%, यानी 2.5%। अब देख लीजिए ज़मीन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ, यानी हम ज़मीन के मामले में देश पूरी दुनिया का 2.4% है हमारे देश के पास, लेकिन जनसंख्या हमारे पास 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए है राजनीति पर, ऑप्शन बी है मानसून पर, ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति पर, या ऑप्शन डी है सेना पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। जो भारतीय कृषि है वो देखिए मानसून पर निर्भर है। यहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है, पूछा भी जाता है वर्षा का भारत में प्रकार क्या है, तो मानसूनी वर्षा, ठीक है। तो भारतीय कृषि मानसून पर पूरी तरह से निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा चर्चा में रहता है। पिछले बार टेट के पेपर में पूछा गया था धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो उसमें जो है समर्थन मूल्य पूछा था, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? ऑप्शन ए है मनोरंजन कर, ऑप्शन बी है बीमा कर, ऑप्शन सी है व्यापारी द्वारा नियंत्रित फसल दर, या डी है उपयुक्त सभी। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका बीमा कीमत है, यानी उससे कम सरकार द्वारा एक रेट निर्धारित कर दिया था, जिसमें ये कहा जाता है कि किसानों की बीमा कीमत है, यानी ये आपका इससे फिर कम नहीं हो सकता, इंश्योरेंस कीमत है ये। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा कब दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन, इसको तो बिल्कुल स्टार ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तत्कालीन है और आपका करंट का भी क्वेश्चन ये बन सकता है। इसको इंपॉर्टेंट करें कि 12 जुलाई 2018, 13 जुलाई 2013, 12 सितंबर 2013 या 13 जुलाई 2013। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को राष्ट्रपति ने 12 सितंबर 2013, 12 सितंबर 2013 को इसकी मंजूरी दी गई थी, और इसमें ये कहा गया कि सभी व्यक्तियों को, देखिए आप देखते ना कि जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहाँ से कोटा से आपको अनाज मिलता है कम दामों में, तो वही है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, ठीक है। इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति 2013 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष आपका 1960, वर्ष 1963, वर्ष 1965 या वर्ष 1970। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृषि में क्रांति की शुरुआत आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको दो वैज्ञानिकों के नाम भी याद होंगे, नॉर्मन बोरलॉग और मैक्सिको में थे ये, और लाल गेहूं पे इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। मैक्सिको का गेहूं यहाँ पे लाए थे इंडिया में, और उससे उन्नत प्रजाति के बीज बनाए थे इन्होंने। पर यहाँ पे पूछ रहा कृषि में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका 1960 सही हो जाएगा, क्योंकि कृषि में जो क्रांति की शुरुआत वो 1960 में। चलिए थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ लगाया गया भारत में, तो भारत में जो कृषि की शुरुआत थी वो 1965 और 66 का दशक था भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी अगर 65-66 होता तो ये सही हो जाता, लेकिन चूंकि अब अगर भारत हटाएंगे तो विश्व में पूछेगा, विश्व स्तर पे, तो वर्ष 1960 सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत पूछी गई तो आप 1965 के साथ चले जाएंगे, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आपने पढ़ा भी होगा ना कि इसमें ये बताया गया था कि भारत में कृषि की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत जो है 1960 में, वो 1965-66 का दशक था। नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन 93वें विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2006 में द्वितीय हरित क्रांति की बात फिर से APJ अब्दुल कलाम ने इसके लिए कहा था, ठीक है। और सबसे पहले MS स्वामीनाथन, ठीक है, पहली हरित क्रांति। तो इस तरह से आपका 1965 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन ए है आपका 1903 है आपका 1970, और ऑप्शन सी है 1955, और ऑप्शन डी है 1954। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज निगम। देखिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम तथा वर्ष 1969 में स्टेट फार्मर्स कॉरपोरेशन
ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय बीज निगम, तो आपका ऑप्शन ए 1963 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कृषक नीति की घोषणा कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है वर्ष 1967, वर्ष 1992, वर्ष 2007 और वर्ष 2005। तो देखिए, राष्ट्रीय कृषक नीति इसमें पूछ रहा है, राष्ट्रीय कृषक नीति की घोषणा वर्ष 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में एकमात्र फसल जिसे टैग जेनेटिक मॉडिफाइड फसल का टैग मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी गन्ना, ऑप्शन नंबर सी गेहूं और ऑप्शन नंबर डी बैगन। तो जेनेटिक मॉडिफाइड फसल का टैग, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, G2 टैग इसमें कहा गया होगा आपसे। तो ये एक आपका कपास है। देखिए, एक प्रजाति विकसित की गई थी कपास की, ठीक है, जिसमें BT यानी बैसिलस, ऐसे लिखेंगे इसको, बैसिलस BT। अच्छा, टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब है THU, आप ऐसे लिखेंगे, थ्योरी जीनसिस, जैसे जीन्स स्थापित करते हैं ना, इस तरह से। तो ये BT टैग किसको मिला था? कपास को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मुद्रा क्या है? ये तो सभी को पता होगा मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है मूल्य का मापक, बी है मूल्य का संचयन, ऑप्शन सी है विनिमय का माध्यम, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें मुद्रा क्या है? मुद्रा उपयुक्त सभी है। देखिए, इससे मूल्य का जो है मापक भी किया जाता है, मूल्य का संचयन। आप जाते हैं ना मार्केट में तो मूल्य लगाते कितने रुपए का है, तो वही हो गया, मापक भी करता है, संचयन भी करता है और विनिमय का माध्यम भी है। अच्छा, मुद्रा वो वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के आधार, माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्यों के संचयन के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है और इसे सरकारी संरक्षण भी प्राप्त होता है। कभी कभी पूछा जाता है मुद्रा को सरकारी संरक्षण प्राप्त है कि नहीं, तो आप क्या होगा आपका आंसर? हाँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, वीडियो डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करेंगे। जब भी क्लास में बैठें तो एक बिल्कुल मन लगा के आपको पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट को लगातार सेट करने से, आपको सॉल्व करने से आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।